Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Hello students, welcome to my YouTube channel Manisha's Biochem Classes. What is this? This is Language of Chemistry. The Language of Chemistry is the chapter 1 of Chemistry Class 9 ICSE Board. और इस चैप्टर को पढ़ाने के पहले मैं आप सभी को कहूँगी जस्ट आप अभी अपने वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो मैंने 1 to 20 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को सीरियल वाइज लिखा है आप उसे सीरियल वाइज याद कर लीजिए. इट मीन्स जैसे मैंने अभी गाया आप गाने के द्वारा याद कीजिए, कहानी के द्वारा याद कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में यदि आप लोग इन सारी चीज़ों को याद कर लेते हैं तो चैप्टर समझना और समझाना आसान हो जाता है. आपको कहाँ तक याद करना है, वीडियो को पॉज करना है. एंड हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. दैट्स इट. आप उसे याद कर लीजिए. अब आप लोगों को याद हो गया होगा. चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री पढ़ने हम लोग जा रहे हैं. सबसे पहले हम लोगों को ये आइडिया होना चाहिए व्हाट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री है क्या? साइंस का ब्रांच है या आर्ट्स का ब्रांच है? नेचुरली इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एनी मैटर. किसी भी मैटर के बारे में पढ़ते हैं. मैटर के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है. तो केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनीथिंग एवरीथिंग अबाउट मैटर. यानी यदि ये एक मैटर है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये किस चीज से बना है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है, इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये क्या है, ये किस तरह के पार्टिकल से बना है, किस तरह के एटम से बना है, किस तरह के कंपाउंड से बना है. ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस मैटर. और इसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री. इनके जो फादर थे, फादर यानी जिन्होंने बहुत सारा चीज दिया था ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो थे एंटोन लेवाइजर एंड ही इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री. ये तो एक इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है, फिलहाल की व्हाट इज केमिस्ट्री एंड हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री. हम लोगों को इस चैप्टर में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं अबाउट केमिस्ट्री. एक्चुअली इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने सीबीएसई बोर्ड के भी कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए. बट मैं आपके बुक के आधार पर उसे पढ़ाऊंगी क्योंकि दोनों बोर्ड्स में कुछ थोड़े से डिफरेंसेस रहते हैं. डोंट वरी, मैं आपको ये कंप्लीट चैप्टर दूंगी. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि केमिस्ट्री का बेसिक समझने के लिए, केमिस्ट्री आगे जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट ना हो जाए, इसके लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी चैप्टर है ये. आप आराम से मेरे साथ पढ़ते रहिए और सीखते रहिए द चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. ना केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा. तो मैटर को फिजिकली 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. वैसे स्टेट ऑफ मैटर और भी 2 होते हैं लेकिन फिलहाल अभी इस चैप्टर में उसके बारे में नहीं पढ़ना है. केमिकली मैटर को प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म में क्लासीफाई किया गया. तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से उसे प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में क्लासीफाई किया जाता है. केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. केमिकली वो कैसे होते हैं? या तो वो प्योर होते हैं या तो वो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं. प्योर सब्सटेंस. अब भाई प्योर, यदि मैं बात कहूँ प्योर मिल्क, यदि मैं सिर्फ ये साधारण भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ, यदि मैं ये कहूँ प्योर मिल्क, इट मीन्स व्हाट? 100% प्योर मिल्क, यानी कि उसमें पानी एक्स्ट्रा ना डाला गया हो, उसमें कोई केमिकल ना डाला गया हो. जो भी नेचुरल मिल्क आपको मिल रहा है मार्केट से या आपका जो भी मिल्क मैन है, जो भी आपका ग्वाला उसे दे जाता है, आपके पास वो शुद्ध दूध होना चाहिए. यदि मैं कहूँ प्योर गोल्ड, इट मीन्स आप लोग एलवाई के बारे में पढ़ चुके हैं अभी तक, तो प्योर गोल्ड यानी 100% सिर्फ और सिर्फ गोल्ड, उसमें कोई भी दूसरा एलिमेंट ना हो. दैट्स इट. इसे ही कहते हैं प्योर मटेरियल या प्योर सब्सटेंसेस. वैसा विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस. क्लियर? आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा, वन काइंड ऑफ सब्सटेंस. नाउ
इट इज ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, यदि हम लोग बोलते हैं एलिमेंट में, जैसे अभी मैंने आप लोगों को याद कराया हाइड्रोजन हीलियम, यदि मैंने लिख दिया यहाँ हाइड्रोजन, तो भाई हाइड्रोजन एक एटम के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, इस इन्वायरमेंट में जितना भी हाइड्रोजन का एटम है मैं उन सब के बारे में कह रही हूँ। यदि मैंने ये कहा कि भाई ये एक जार है और इस जार के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन गैस है, यानी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही उसके अंदर होगा, एंड विच इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ ठीक है, कुछ बच्चे ये प्रश्न उठा सकते हैं कि मैम हाइड्रोजन गैस की जब हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस यानी इट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन यदि मैं कहूँ कि ठीक है मेरे पास एक जार है उसमें हाइड्रोजन एटम है, यानी कि सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, चलिए हम लोगों ने और इसे क्लियरिफाई कर लिया, दिस इज द एटम ऑफ अ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एटम है। अब इस हाइड्रोजन के एटम को किसी भी मेथड से यदि आप लोग इसे तोड़ना चाहो, आइदर बाय फिजिकल मेथड और बाय केमिकल मेथड, यदि आप लोग इसे तोड़ना चाहो तो क्या कभी ऐसा होगा कि ये हाइड्रोजन टूटकर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बना दे? हो सकता है क्या ऐसा? सोचिए, नहीं हो सकता है ना। यानी कि हाइड्रोजन एक प्योर सब्सटेंस है और ये इतना ज्यादा प्योर सब्सटेंस है कि इट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, कांट बी ब्रोकन डाउन किसी भी मेथड से, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, किसी भी मेथड के द्वारा इस हाइड्रोजन के एटम को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ने का मतलब क्या? तोड़ तो सकते ही है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, इतना तो आप लोग जानते हैं, तोड़ सकते हैं, बट क्या तोड़ करके किसी और दूसरे एलिमेंट में से कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये हुई हमारा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। नाउ ये एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है which cannot be broken down into other simpler substances। क्लियर हो गया अब आप लोगों का? दूसरा प्योर सब्सटेंस है कंपाउंड। यदि मैं बात कहूँ वाटर, मैं वाटर की बात करती हूँ, चलो ये वाटर है, क्या यदि मैं कहूँगी कि डिस्टिल्ड वाटर यदि मैं ले लूँ, प्योर वाटर यदि मैं ले लूँ, कहूँ कि भाई इस ग्लास में प्योर वाटर डाला गया है, उसमें और भी कुछ नहीं है, सिर्फ वाटर है, यानी सिर्फ एक तरह के, यानी एक ग्लास पानी, यदि मैं डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रही हूँ, इट मीन्स 100% प्योर वाटर की बात जब मैं कर रही हूँ, तो उस समय एक ग्लास पानी में सिर्फ और सिर्फ H2O है, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना हुआ कंपाउंड है, विच इज नोन एज ए वाटर। ठीक है, हाँ, इसे केमिकल मेथड के द्वारा हम लोग तोड़ सकते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, बट फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम लोग कभी भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस मीन्स यदि इसे हम लोग बॉयल करना शुरू कर दिए तो क्या होगा? यदि वाटर को एक कटोरे में रखकर आप बॉयल करना शुरू कर दो तो क्या होगा? स्टीम बनेगा, यानी वाटर का वेपर बनेगा। जब वाटर वेपर की स्टडी की गई तो ऐसा नहीं पाया गया कि भाई कहीं हाइड्रोजन है कहीं ऑक्सीजन है, नहीं, ऐसा नहीं पाया गया। क्या मिला कि इसके जो पार्टिकल्स है, इसका जो मॉलिक्यूल है वो H2O ही है, लेकिन वो थोड़ा दूर दूर हो गया ड्यू टू हीट। ठीक है, ये आपको दूसरे चैप्टर में आपने पहले भी पढ़ा है और आगे भी आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि इसमें ये अलग अलग हो गया ड्यू टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? लेकिन है क्या? सिर्फ और सिर्फ ये वाटर का मॉलिक्यूल, एंड दिस इज कंपाउंड। और कंपाउंड कैसे हमारा बनता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, यानी कि इसमें दो एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास यदि कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। क्लियर? मैं इसे एक एग्जांपल के द्वारा बता रही हूँ। चलिए वाटर लिया है, वाटर ही ले लेती हूँ, ऐसे आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, आपके बुक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के किया गया है। यदि वाटर लिया गया है, चलिए वाटर की ही मैं बात करती हूँ। वाटर इज ए कंपाउंड विच ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combined by chemical bond in the fixed ratio by mass। Is that clear? जैसे इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
ये दोनों आपस में कंबाइन किया है, किस चीज के द्वारा? केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा। और इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना है बाय मास? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 AMU इज टू, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 AMU। जब हम लोग इसे कट करेंगे तो 1:8, यानी कि वाटर कहीं से भी हम लें, हिमालय के बर्फ को मेल्ट करके ले लें, समुद्र के पानी से ले लें, आप अपने टैप वाटर से ले लें, वाटर आप कहीं से भी लें, वो हमेशा किस चीज का बना हुआ रहेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, जिसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड होंगे एंड दे कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। जैसे कि 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किए हुए हैं, ठीक है। इसे ही हम लोग कंपाउंड कहते हैं। और किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा कंपाउंड को हम लोग, कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स है उसे सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए ये भी आता है किसमें? प्योर सब्सटेंसेस में। तो आपका प्योर सब्सटेंसेस क्लियर हो गया। वैसे सब्सटेंस जो कि एक ही तरह के मटेरियल से, एक ही तरह के सब्सटेंस से बने हुए हैं, वो सब्सटेंस या आइदर एटम हो सकता है, या तो आयंस हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। क्लियर ना? तो भाई प्योर सब्सटेंस तब आप लोगों का क्लियर हो गया। सेकंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस। जहां प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के मटेरियल से बने थे, जाहिर सी बात है कि इम्प्योर सब्सटेंस जो होगा वो अलग अलग तरह के मटेरियल से मिलकर बनेगा। क्लियर? तो इम्प्योर सब्सटेंस का एक एग्जांपल है मिक्सचर। यानी मिक्सचर किस चीज से बना? अब मिक्सचर जो आप घर में मिक्सचर खाते हो, दाल मूट जो खाते हो, उसमें क्या होता है? थोड़ा सा चने का दाल होता है, कुछ मूंगफली होती है, कुछ चिवड़ा होता है, कुछ मसाले होते हैं, यानी इतनी सारी चीजों को मिलाकर के मिक्सचर बनता है। एंड दैट्स इट, दिस इज अ मिक्सचर। चलिए जाइए खाइए, ठीक है, दिस इज द मिक्सचर। ना केमिस्ट्री में भी मिक्सचर वही चीज है कि इसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, बट यहाँ केमिकल बॉन्डिंग हो रहा था, इसमें केमिकल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज द डिफरेंस। इसमें एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में वो मिल रहे थे, बट इसमें फिक्स्ड रेशियो बाय मास में वो नहीं मिलते हैं, किसी भी रेशियो में मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, एक कटोरी ले लिया शुगर एंड एक कटोरी ले लिया सॉल्ट, इन दोनों को मिक्स कर दिया। क्या कहेंगे हम लोग? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि चलो भाई रेशियो को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया जाए, देखूं क्या होता है। मैंने एक कटोरी की जगह 2 कटोरी सॉल्ट ले लिया, अब उसे मिक्स कर दिया, उसे क्या कहेंगे? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। दोनों तो सेम हो गया ना, ठीक है। यानी कि मिक्सचर में किसी भी रेशियो में वो सारे सब्सटेंसेस आपस में मिल सकते हैं। इज दैट क्लियर? और किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा हम लोग इसे सेपरेट भी कर सकते हैं। तो वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। अब ये जो मिक्सचर है ये 2 तरह का होता है, एक होता है होमोजेनस एंड द सेकंड वन इज हेट्रोजेनस। होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस का सबसे पहले मैं एग्जांपल बताऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक ग्लास पानी लीजिए, दिस इज वाटर, एंड इसमें आप 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए, शुगर। इसे अच्छे से घोल लीजिए, अच्छे से घोल लीजिए, ठीक है, यानी कि फुल्ली वेल मिक्स्ड कर दीजिए इसे। एंड इसमें आप हाफ लेमन जूस डाल दीजिए, क्या बनेगा? लेमोनेड, ठीक है। और ये शरबत बनाइए और पी लीजिए। यानी कि मैं शरबत की बात कर रही हूँ, जिसे केमिस्ट्री में मैंने क्या कहा? सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को बनाने के बाद आप क्या पाते हो? आप शरबत यहाँ से लेकर पीजिए, या शरबत को आप यहाँ से लेकर पीजिए, या शरबत को आप यहाँ से लेकर पीजिए। कहीं भी यदि आप केमिकल एनालिसिस करते हैं तो हर जगह पानी, चीनी और लेमन जूस का जो रेशियो आएगा ना वो सेम आएगा। यानी थ्रू आउट इट इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेम होता है।
ये इसे ही हम लोग कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर, यानी वैसा मिक्सचर जिसमें थ्रू आउट इस कंपोजिशन उसका सेम रहे, यानी कि जितना भी वो है उसमें सब हर जगह पे जितने भी या तो वो एलिमेंट हो या तो वो कंपाउंड हो, किसी भी चीज को मिलकर के वो बना है, वो सब कुछ उसका रेशियो हमेशा सेम हो। हाँ, लेकिन इसमें भी ये केमिकली बॉन्डेड नहीं रहेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब हेट्रोजेनस मिक्सचर का मैं एग्जांपल लेती हूँ। क्या लिया मैंने? एक कटोरी ले लिया सैंड एंड एक कटोरी ले लिया सॉइल, और इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। और मिक्स करने के बाद हम लोगों को क्या मिला? प्लस, ठीक है। मिक्स करने के बाद चलिए सैंड को मैं कुछ इस तरह के डॉट से शो करूंगी। दिस इज द मिक्सचर। कहीं सैंड है, कहीं सॉइल है, ये मिक्स है, ठीक है। जो नहीं दिख रहा है यानी कि वो सॉइल है। अब इसे हम लोगों ने यूं इस तरह से मिक्स कर दिया। हम लोगों को क्या, कहीं सैंड की मात्रा ज्यादा दिख रही है, कहीं सॉइल की मात्रा ज्यादा दिख रही है, यानी थ्रू आउट इट्स कंपोजिशन ये सेम नहीं है। थ्रू आउट दिस मिक्सचर इसका कंपोजिशन सेम नहीं है, एंड दिस इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल। अब भाई मैटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ये तो हम लोगों ने जान लिया, बट मैटर का यूनिट क्या? दुनिया में जो भी सब्सटेंस है, यहाँ लिविंग नॉन लिविंग की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मैटर का जो यूनिट होता है वही यूनिट होता है केमिस्ट्री का, एंड दिस इज एटम। यानी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी एटम के बारे में आपको पढ़ना है। अब तो आज से यानी इस वीडियो से हम लोग एटम के बारे में डिटेल स्टडी करना शुरू करेंगे, ठीक है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी दुनिया में जितने भी चीज है, मेरे हाथ में ये मार्कर है, या मैं खुद हो गई, या आप हो गई, या एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल आर कंसिस्ट ऑफ मैटर। सॉरी, मैटर तो है ही, एंड द ऑल मैटर आर कंसिस्ट ऑफ एटम। एटम दुनिया में सबसे 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 छोटा पार्टिकल्स होता है, जो या तो अकेले भी रह सकता है या कंपाउंड के फॉर्म में भी रह सकता है, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है भी, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, एक्चुअली इस चैप्टर में आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ना है। तो जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें भी ये एटम पार्टिसिपेट करता है। इनफैक्ट जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इसी के कारण होते हैं, एंड दिस इज एटम। तो फिलहाल आज हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे एटम के बारे में कि आखिर इस एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था। व्हाट इज द हिस्ट्री टू रिप्रेजेंट एन एटम। किस किस तरह से आखिर एटम के बारे में हमें ये पता चलना शुरू हो गया। मैंने कहा भाई गोल्ड, तो GOLD गोल्ड लिखो। मैंने कहा हाइड्रोजन, तो HYDROGEN आप हाइड्रोजन लिखिए। यानी हर जगह इतना लंबा नाम क्यों लिखना? क्योंकि हमें बहुत कुछ केमिस्ट्री में लिखना होता था, सारे साइंटिस्ट को लिखना होता था। तो उन लोगों ने क्या किया कि एक मीटिंग बैठाया और ये बोला कि भाई कहीं हिंदी में बातें हो रही हैं, कहीं संस्कृत में बातें होती हैं, कहीं इंग्लिश में बातें होती हैं, कहीं अरबी में बातें होती हैं, तो क्यों ना हम लोग सारे साइंटिस्ट मिल करके कुछ एक ऐसा चीज बना ले जिसे देखते ही पता चल जाए कि ये कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस चीज को देने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है डाल्टन। और डाल्टन ने क्या किया कि उस समय जो भी एलिमेंट्स मौजूद थे उसका उन्होंने सिंबल देना शुरू किया। उन्होंने कोई एक डिजाइन बनाया। अब डिजाइन आपकी बुक में भी बहुत सारा है, मेरे नोट्स में भी है, वो सारा का सारा डिजाइन। जैसे हाइड्रोजन, यानी अगर ये डिजाइन बना रहे तो हम समझ जाएंगे हाइड्रोजन। ये ब्लैक कलर का गोल बिंदी जैसा दिखे, समझ जाएंगे कि कार्बन है। ऑक्सीजन O, ठीक है। फास्फोरस के लिए ये डिजाइन, और ऐसे ही बहुत सारे डिजाइन बना दिए उन्होंने। लेकिन भाई संभव नहीं था इतने सारे डिजाइन्स को याद रखना, और भी फर्दर एलिमेंट्स मिलते जा रहे थे। और यदि हमें याद नहीं रहा तो उल्टा हो जाएगा ना, अरे भाई ये क्या था, हाइड्रोजन था या फास्फोरस था, ये कार्बन है या ऑक्सीजन है, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारे रिसर्च चले, एंड इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर क्लास, क्योंकि ये भी सीनियर क्लासेस में या आगे की केमिस्ट्री में इसका कहीं कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ ये बताया गया है कि किस तरह से
एक सिंबल तैयार किया गया। अब ये सिंबल क्या है मैं बताती हूँ, पहले आप ये देख लीजिए कि सिंबल्स कैसे तैयार किया गया, क्योंकि इसी से फिर हमारा निकलेगा सिंबल के बारे में। फिर उसके बाद है जॉन जैकब बर्जेलियस, जिन्होंने क्या कहा कि भाई जो किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होगा, यानी हाइड्रोजन का H, ठीक है, कार्बन का C, यानी कि किसी भी एलिमेंट के नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा आपका सिंबल। उसके बाद और भी कॉन्ट्राडिक्शंस आने शुरू हो गए। क्यों हो गए? कार्बन, कोबाल्ट, कैल्शियम, कॉपर, क्या सबका सिंबल सी ही होता? फिर कंफ्यूजन आ गया ना, भाई सी किसे रखें? फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने फिर से मीटिंग किया और फिर IUPAC, ठीक है, इसके आधार पर नाम रखा गया और क्या कहा गया कि भाई फर्स्ट लेटर रहेगा किसी भी एलिमेंट का नाम का, यदि उसी लेटर से किसी दूसरे एलिमेंट का नाम शुरू होगा, जैसे कार्बन एंड देन कोबाल्ट, तो उसका फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर लिया जाएगा। जैसे कार्बन के लिए C, कोबाल्ट के लिए C एंड सेकंड लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, सेकंड लेटर स्मॉल रहेगा, तो CO। इसमें थर्ड आ गया कैल्शियम, तो फर्स्ट लेटर तो C हमारा कॉमन था, बट A सेकंड लेटर जो है वो अनकॉमन था, तो CA, ठीक है। उसके बाद आ गया कॉपर। अब लीजिए फिर मुसीबत आ गई कि कोबाल्ट का CO होगा या कॉपर का CO होगा, ठीक है। देन फिर हम लोग लैटिन एंड जर्मन वर्ड्स की तरफ भागे कि भाई वहां से अब लिया जाए। तो कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूप्रम और उससे इसका एलिमेंट का सिंबल रख दिया गया Cu। उसी तरह से जितने भी आपको हैं, जैसे गोल्ड का होता है ऑरम, सोडियम का होता है नाइट्रम, ठीक है। तो ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं जिनका सिंबल्स, जिनका जो फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर इसको मिला करके उनका सिंबल रखा गया। एक जर्मन वर्ड से लिया गया एक लेटर है जो कि टंगस्टन। टंगस्टन का जर्मन नेम होता है वॉल्फ्राम, सॉरी एल छूट गया है, वॉल्फ्राम जो कि जर्मन नेम है और इससे इसका सिंबल रखा गया W। क्लियर? तो ये था किस तरह से हम लोगों ने सिंबल किया। बट व्हाट इज सिंबल? सिंबल इज शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेम ऑफ एन एलिमेंट। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन मैंने इसलिए इसे कहा कि भाई हाइड्रोजन HYDROGEN इतना लिखने से अच्छा यदि हम लोग सिर्फ H लिख देते हैं तो ये सभी को समझ में आ जाता है कि ये हाइड्रोजन है। That's why it is known as short hand representation of name of element। अब हम लोगों को पढ़ना है कि what is its significance। क्या जरूरत है पूरा नाम ही लिख लेते? भाई शॉर्ट हैंड है तो एक लिखना आसान हो गया, जब हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ेंगे तो वो फॉर्मूलाज बनाना आसान हो जाएगा। तो यदि एक एलिमेंट की मैं बात करती हूँ, यदि मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लिख दूँ, चलिए कार्बन के लिए C मैंने लिख दिया, इसे देखकर आपको क्या पता चल रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बन। तो एक सिंबल से आपको क्या पता चलता है? नेम ऑफ द एलिमेंट, क्या वो एलिमेंट कौन सा है। सेकंड क्या पता चलता है? यहाँ मैंने लिख दिया कार्बन, इससे ये पता चला कि ये जो लिखा हुआ है वहाँ पे 1 एटम ऑफ कार्बन है, ठीक है। एक एटम के बारे में ये बताता है सिंबल, 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, यानी यदि कार्बन है तो ये क्या है भाई? ये कार्बन का एक एटम है। थर्ड, और इस एटम का वजन कितना है? इस एटम का वजन है इसके एटॉमिक मास के आधार पे, इसका एटॉमिक मास, और सबसे अच्छा ग्राम एटॉमिक मास, जो कि आपको इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? तो इससे क्या पता चला कि एक एटम है कार्बन का जिसका मास कितना है, उसके एटॉमिक मास के आधार पर है, ठीक है। तीसरा क्या पता चलता है? नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि इसमें इसको कितने नंबर इसमें यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। दिस इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि एक खास टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, विच इज नोन एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये मैंने आप लोगों को गैस लॉ में पढ़ा दिया है, व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर
इसके एटॉमिक मास यानी कि इसका कितना होता है, अभी कार्बन का मैं बता दूं, होता है 12 ग्राम। तो यदि 12 ग्राम हम लोग कार्बन लेंगे तो उसमें जो एटम की संख्या होगी वो होगी एवोगाड्रो नंबर, एंड विच इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इतने ये एटम्स को ये रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? अब सोचिए एक सिंबल से आपको कितना सारा चीज पता चला। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में कि क्या है एटम एंड हाउ टू रिप्रेजेंट एन एटम। और आज से हम लोगों ने जब पढ़ाई शुरू की है एटम की, तो आप मेरे साथ बने रहिए और एटम के बारे में छोटी से छोटी बातें मैं आपको बताऊंगी आपके लेवल के हिसाब से, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।